उसको लेकर के इस बार जनता ने जो वोट किया है वो सिर्फ रोजगार को लेकर के वोट किया है। इसके अलावा जो महंगाई चरम पे पड़ रही, 10 साल किसी भी सरकार के लिए 10 साल शासन करने एक बड़ी आबादी होती है, बड़ी सीमा होती है। इसमें तमाम सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि सरकार किस ओर जनता को लिए जा रही है। भाजपा के आने से पहले क्या लोग राम को नहीं मानते थे? हम लोगों के यहाँ तो दुआ सलाम होती थी तो राम राम भैया राम राम से होती थी। और भाजपा ने आकर के एक होता है राम को बेचना, इन्होंने राम को बदनाम किया है ना, राम के नाम को इन्होंने बदनाम किया है। तो विकास के नाम पे जीरो रहा, रोजगार रहा नहीं। मोदी की हारने की सबसे बड़ी वजह मोदी खुद रहे। आपने देखा होगा जैसे कि पिछले कुछ दिनों में मोदी जी हर जगह कहते थे मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन इस बार जनता ने जो जनादेश दिया है उसके बाद मोदी जी का भी भाषण आपने सुना होगा, एनडीए की सरकार। अब मोदी एनडीए की सरकार पे आ गए हैं, जहां आप एक तरफ देख रहे हैं नीतीश कुमार जी उनके साथ हैं, जहां एक तरफ चंद्रबाबू नायडू जी हैं। आप जानते हैं दोनों कितने बड़े पलटू राम हैं। मोदी जी को अभी भी नहीं गारंटी कि उनकी सरकार बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। लोकसभा चुनाव लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सरकार कौन बना रहा है इस पर अभी भी संशय जारी है। चूँकि नीतीश हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, दोनों ही एनडीए गठबंधन के साथ मीटिंग कर चुके हैं और कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ जा रहे हैं। इसी को लेकर के हमारे साथ कानपुर के कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सूरज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज जी, ये बताइए आज क्या लगता है कि ये जो मोदी जी ने सरकार बनाई है या फिर एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाई, क्योंकि कहीं ना कहीं सपा ने भी एक बार वापसी की है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए देश में लोकसभा के चुनाव हुए, ऐसे में एनडीए का जो गठबंधन है वो इस बार गठबंधन की सरकार आई है। इससे पहले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी और इस बार जो है वो पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार रही है और एनडीए का जो गठजोड़ है वो मिलाकर इस बार सरकार बन रही है। ऐसे में जिस तरीके से देखिए चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो भाजपा को जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके पीछे के कई सारे फैक्टर हैं, क्योंकि ऐसा देखिए बताया जा रहा है कि जो विपक्षी दल हैं उन्होंने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, उन्होंने कई सारे मुद्दों को अपना अहम मुद्दा बनाया। जैसे युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे को प्रबल तरीके से रखा। महिलाओं के बीच में एक राहुल गांधी ने सबसे ज़्यादा प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया कि अगर उनकी सरकार आती है तो 1 लाख रुपए वो सभी परिवारों को देंगे, 8,500 रुपये देंगे। तो देखिए जैसा कहा जाता है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब लुभावनी जो योजनाएं होती हैं उनको ज़्यादा बल देते हैं। राहुल गांधी की भी आपने बात की, कांग्रेस दफ्तर के बाहर महिलाएं पहुंच गई, कहीं ना कहीं जो पर्चा वायरल हो गया था, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं राहुल गांधी और जो जिनसे वादा किया था उनमें संशय की स्थिति पैदा हुई है। वो क्या है उसे स्पष्ट कर दीजिए। देखिए जैसा कि राहुल गांधी ने अपनी सभी रैलियों में बात कही थी कि अगर उनकी सरकार बनती है, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो सभी महिलाओं को 8,500 रुपये प्रति माह के लिए देंगे। उसी में से कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा कि राहुल गांधी क्योंकि ज़्यादा सीटें लाए हैं और जो इंडी गठबंधन था उसकी 234 लगभग सीटें देश में आई, तो लोगों को ऐसा लगा या महिलाओं को ऐसा लगा होगा कि हो सकता है कि इसी महीने से उनको 8,500 रुपये मिले। तो वही लेने के लिए कुछ महिलाएं लखनऊ के कार्यालय में पहुंची, जहां पर उनको एक कार्ड भी शायद वितरित किए गए हैं। डीपली तो मुझे जानकारी भी नहीं है, लेकिन जो ये राहुल गांधी का जो शगुफा था जो उन्होंने छोड़ा था, वो कहीं ना कहीं से आने वाले दिनों में जो महिलाओं को जब उन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो उन्हें ये साफ तौर पर पता लगेगा कि इंडी गठबंधन की सरकार नहीं बनी है और जो चुनाव के वक्त बोला गया था ये चुनावी जुमला है। संविधान बदलने का एक फैक्टर सामने आता है कि संविधान बदल देंगे, इसी में कहीं ना कहीं पीडीए गठबंधन सफल रहा है। देखिए संविधान बदल देंगे तो देखिए दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश का संविधान, तो हर देश संविधान से ही चलता है। मगर दुनिया में ऐसा बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने समय समय पर अपने संविधान को बदला है। और संविधान क्योंकि कानून हमें बताता है कैसे जीना है, किस तरीके से अपराध हो रहा है, उस हिसाब से कानून बनते हैं। समय समय परिस्थितियों के हिसाब से संविधान में बदलाव होते हैं और भारत में भी बदलाव किए गए हैं। तो देखिए राजनीति है, हर राजनीतिक पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर आती है। उसी तरीके से जिस तरीके से क्या ओबीसी वोट की बात करें या एससी वोट की बात करें, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो इंडिया गठबंधन था उसने संविधान को बदल देने की बात की। क्योंकि जिस तरीके से एनडीए लगातार ये बोल रहा था कि अब की बार 400 पार, तो जो 400 पार का नारा था वो जैसा कि कई सारे भाजपा की तरफ से भी दावे किए जा रहे थे और प्रधानमंत्री 300 पार भी तो नहीं हो पाए।
300 पार नहीं हो पाया। देखिए ये तो जनता का जनादेश है और ये पार्टी जो है एनडीए वो बेहतर बता सकेगी, इस पर भाजपा ज़्यादा बेहतर बता सकेगी, क्योंकि हम लोग तो एक विश्लेषण कर सकते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कमी रही है। इसके पीछे की कमियां जो हैं वो भाजपा का संगठन, मुख्य रूप से संगठन की जो नाराज़गी है उसको प्रमुखता से देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बात तो ये भी निकल कर सामने आई थी, 400 पार का नारा दिया था और कहीं ना कहीं इनके जो कार्यकर्ता हैं वही आपस में खुश नहीं थे, कहीं भीतरी कलह की बात भी निकल कर सामने आई थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था या फिर एनडीए जो गठबंधन है उसके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भाजपा में शामिल कराया, बाहरी प्रत्याशियों को शामिल करा दिया। उत्तर प्रदेश में इसका सबसे बड़ा खामियाजा वो खत्म पड़ा कि बाहरी लोग आ गए और बाहरी लोग चुनाव लड़ने लगे। चुनाव से पहले उनको शामिल कराया गया और ये खामियाजा भाजपा को खत्म पड़ा और बाहरी जो संगठन के लोग थे, संगठन के लोग घर में बैठ गए और बाहरी लोग आके चुनाव लड़ने लगे। सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को ही भुगतना पड़ा। गगन, जैसा कि 2017 में यूपी को ये साथ पसंद है, ये नारा अखिलेश और राहुल ने दिया था, कहीं ना कहीं यूपी की जनता ने उसे नकार दिया था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं यूपी में एनडीए गठबंधन से ज़्यादा इंडिया अलायंस ने सीटें हासिल की हैं और कहीं ना कहीं लोगों पर विश्वास जीता है। इस बार जो उनका मुद्दा था इंडिया अलायंस का, वो अपना मुद्दा भुनाने में सफल रहे, इसलिए उनको सीटें ज़्यादा बढ़ी हैं। एक फैक्टर जो माना जा रहा था, अखिलेश भी कह रहे थे कि जो योजना इनकी थी अग्निवीर योजना, उसे ख़त्म करने की बात कह रहे थे। चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो अलग पद मांग रहे हैं, नीतीश अलग पद मांग रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार के साथ ये जाएंगे एनडीए के साथ या फिर ये इंडिया में शामिल हो जाएंगे? नहीं, देखिए सरकार के साथ तो बिल्कुल जाएंगे और जो पद की बात रही है ये उनका आगे जो बैठक हो रही है, बैठक में फाइनल होगा क्या होगा। बाकी सरकार के साथ जाएंगे। और रही अखिलेश जी की बात, तो अखिलेश जी ने जो युवाओं के मुद्दे थे जो उन्होंने उठाए मंचों से, तो वो भुनाने में सफल रहे। इसीलिए जो है उनकी सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे या फिर एनडीए गठबंधन कहें, इस बार सीटें घटी हैं। जिस यूपी को ये साथ पसंद है, अखिलेश और राहुल ने 2017 में एक साथ चुनाव लड़ा था, जनता ने इन्हें नकार दिया था। लेकिन ये जो लोकसभा चुनाव रहा इसमें इन्होंने वापसी की और जनता ने इन्हें सराहा और कहीं ना कहीं एनडीए से ज़्यादा इंडिया अलायंस को वोट मिले और यहाँ पर सीटें ज़्यादा इन्होंने प्राप्त की। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि सरकार किसकी बन रही है, एनडीए की या इंडिया की? क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, दोनों ही मनमानी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी इनको मनाने में क्या पॉसिबल हो पाएंगे कि नहीं? भाई आज की डेट में जो चैनलों वगैरह में देखा उस हिसाब से तो इन्होंने चंद्रबाबू नायडू जी ने और नीतीश कुमार जी ने अपना एक सहयोग पत्र उनको दे दिया है कि हम आपके साथ में। इस हिसाब से तो लग रहा है कि यहाँ सरकार वो बना लेंगे। बाकी एक दूसरी बात जो आपने कही कि एनडीए यहाँ यूपी में घटा है, इंडिया अलायंस बढ़ा है, तो देखिए मुद्दा जो यहाँ मेन रहा है वो एक रोज़गार का, नौकरियों का और बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा रहा है। और इन्होंने जो जिस तरीके से एक नरेटिव तैयार किया, एक क्रोनोलॉजी तैयार की कि हम 400 पार एक इस तरीके से इनका ये था कि जो विपक्ष का वोटर है उस पर एक मानसिक दबाव बनाया जा सके, जिससे कि उनका वोटर जो है हतोत्साहित हो जाए और वो वोट देने के लिए ना निकले। लेकिन जनता की आज के डेट में सबसे बड़ी जो डिमांड है वो है पेट पालने कि उसकी अपनी खुद की एक कैसे किस तरीके से पेट पाले, पेट की ज़रूरत है ना। तो उसको लेकर के इस बार जनता ने जो वोट किया है वो सिर्फ रोज़गार को लेकर के वोट किया है। इसके अलावा जो महंगाई चरम पे पड़ रही, 10 साल किसी भी सरकार के लिए 10 साल शासन करने एक बड़ी आबादी होती है, बड़ी सीमा होती है। इसमें तमाम सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि सरकार किस ओर जनता को लिए जा रही है। उस पर ये पूरी तरीके से फेल रहे, नौकरियां दे नहीं पा रहे। नौकरियां हैं लेकिन नौकरियां भर नहीं रहे। इसके पीछे मंशा क्या है? अब इन्होंने काशी में मोदी जी को 1.5 लाख वोटों से जीत मिली है, ये भी कोई बहुत अच्छी जीत नहीं की जाएगी। चंद्रशेखर रावण मोदी जी से ज़्यादा वोट से जीते, अखिलेश यादव मोदी जी से ज़्यादा वोटों से जीते, राहुल गांधी ने तो कुछ ज़्यादा अच्छे वोट प्राप्त कर लिए। बात अगर हम करें शिवराज सिंह चौहान की, वो 8 लाख वोटों से जीत रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वोट की जो संख्या है, ये वोटिंग परसेंटेज कम रहा है और कहीं ना कहीं इसमें कद जो अजय राय हैं उनका भी बड़ा है। देखिए मोदी जी तो कई राउंड में अजय राय जी से पीछे रहे है ना। तो कुल मिलाकर के बात वहीं आ जाती है कि जनता ने रोज़गार पे वोट दिया, बेरोज़गारी पे वोट दिया
उन्होंने अपना मुद्दा रोजगार और बेरोजगारी मांगा। उनको मंदिर, हर आदमी सुबह उठता है, सबसे पहले अपने प्रभु को याद करता है, प्रणाम करता है, इसके बाद घर से निकलता है कि आप हमको आशीर्वाद दें, हम अपने परिवार के लिए जा कर के 2 पैसे कमा। लेकिन वो घर से निकलता तो जाएगा, उसके बाद रोजगार नहीं, व्यापार नहीं, तो नौकरी कहाँ करेगा जा कर के, कहाँ से अपना पेट परिवार पालेगा। और देखिए अखिलेश जी को जो जनता ने जिताया है, इतने अंतराल से राहुल जी को जिताया है, तो ये जनता जनार्दन है। जनता जिधर जाती है, घूम जाती है, उसी की विजय हो जाती है। इसीलिए इसको लोकतंत्र कहा गया, जनता का तंत्र कहा गया। जनता जिसके साथ है, जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया है, वही आगे बढ़ेगा। संविधान बदलने का भी फैक्टर सामने आया था। हाँ, कई जगह मैंने भी टीवी चैनलों में देखा कि कई प्रत्याशियों ने, भाजपा के कई प्रत्याशियों ने, यूपी के प्रत्याशियों ने, एमपी के प्रत्याशियों ने, गुजरात के प्रत्याशियों ने, इवन साउथ में कई प्रत्याशी, उन लोगों ने कहा कि हम 400 सीटें इसलिए लाना चाह रहे हैं कि हम संविधान को बदलें। संविधान देखिए है क्या, हमारे आज़ाद भारत की प्रस्तावना है। हम हर व्यक्ति को एक अधिकार दिए गए हैं, किस तरीके से हमको रहना है, हमें काम करना है। तो अब उस संविधान के साथ छेड़छाड़ का क्या मतलब था? संविधान से किसी को क्या आपत्ति है? संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो जनता तो भाई 85% आबादी जो है कहते हैं हिंदुओं की, हिंदुओं में भी 60% लगभग ओबीसी है, 18-20% दलित समाज है। तो आप 80% लोगों की मूल भावना को नष्ट करना चाह रहे हैं। संविधान तो उनकी भी रक्षा करता है जो संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान से ही जुड़ा एक मुद्दा कहीं ना कहीं राम मंदिर जो बना था, एक ऐसा मॉडल था जिसके बल पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी और दमखम के साथ चुनाव लड़ रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर भी मतलब बना करके खड़ा कर दिया और पूजा अर्चना भी हो गई, उद्घाटन भी हो गया, लोग दर्शन करने जाने भी लग गए। लेकिन उसी अयोध्या सीट से, फैजाबाद जो सीट कही जाती है, उससे लल्लू राम आगे जो प्रत्याशी तो हार गए। देखिए, उन्होंने बयानबाजी भी की थी। मंदिर जो है आस्था का प्रणाम है, मैं भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूँ। और मुझे लगता है कि भाजपा के आने से पहले क्या लोग राम को नहीं मानते थे? हम लोगों के यहाँ तो दुआ सलाम होती थी तो राम राम भैया, राम राम से होती थी। और भाजपा ने आकर के, एक होता है राम को बेचना, इन्होंने राम को बदनाम किया है ना, राम के नाम को इन्होंने बदनाम किया है। अयोध्या वासियों ने राम को बदनाम करने के कारण इनको है जो वहाँ से उखाड़ फेंका है। और एक दूसरा मुद्दा जो रहा है कि मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय से मंदिर का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, और उस पर जो भी पैसा गया है, कोई भाजपा का, मोदी जी, अमित शाह का नहीं किया है। इस भारत देश की पूरी जनता ने, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता ने अपना अंशदान किया है उस पर, ठीक है ना। उस चंदे से पैसा बना है और वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, अधिकतर गुजरात के लोगों को लाके बैठाल दिया, लोगों के घर उजाड़ दिए, तो उसका भी तो क्या माना जाए कि ये गुजरात मॉडल पूरे देश पर हावी हो रहा है? गुजरात मॉडल आप किसको कहेंगे? गुजरात मॉडल का मतलब क्या? अगर डेवलपमेंट से जोड़ा जाए तो कहीं डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, पूंजीवाद आप ला रहे हो, एक तरीके से फांसीवाद ला रहे हो, फांसीवाद तो लागू करने की कोशिश की, उसी का तो जनता ने इनको जवाब दिया। पीडीए फैक्टर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का सफल रहा। जी हाँ, पीडीए एक बड़ा मुद्दा है। पीडीए को ऐसे जोड़ा जा सकता है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा। तो इस बार जो है सर्व समाज ने दिल खोल करके उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को वोट किया, इनको जिताया। इसके लिए इनकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रही है कि जो लगभग कहा जाता है कि 85% 90% जो वोटर इनका टूट करके, ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग जो टूट करके पिछली बार भाजपा के साथ गया था, इसको उन्होंने वापस अपने पास लाने का काम किया। और उसी के मद्देनज़र इन्होंने जो टिकट वितरण किया, उसमें से इन्होंने ओबीसी के लगभग 18 प्रत्याशी ओबीसी के जीते हैं, 8 प्रत्याशी दलित जीते हैं और 4 ठाकुर क्षत्रिय बिरादरी जीते हैं, ब्राह्मण समाज से जीते हैं, अल्पसंख्यक 4 जीते हैं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने सर्व समाज को साथ। युवा भी इनसे कहीं ना कहीं नाराज़। भाई युवा क्या है, अब
10 साल से वैकेंसी निकल नहीं रही है। जो बच्चा कल को 10 साल का था आज 20 साल का हो गया, 20 साल की उम्र के बाद निकलने के बाद उसको लगता है कि हमें नौकरी की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है। माँ बाप भी एक उम्मीद से बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ लिख लेगा, जा कर के 2 पैसे कमाएगा। ये मध्यम वर्गीय परिवारों की एक बहुत बड़ी नीड है, ज़रूरत है कि उनको एक नौकरी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर खाली पड़े हैं, वहाँ कुछ नौकरियाँ निकल नहीं रही हैं, व्यापार की स्थिति ख़राब है, सरकारी नौकरियाँ आप ला नहीं रहे। उसको कहा जाता था कि एक सरकारी नौकरी घर पे होती है तो एक पूरी पुश्त उनकी ठीक हो जाती है, लेकिन अब कहीं कुछ है नहीं ना। आदमी असमंजस में जी रहा है कि आज कट जाए कल क्या होगा। तो जब नौकरियां नहीं होंगी, रोजगार नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, तो जनता तो कहीं ना कहीं विद्रोह करेगी। 400 पार का नारा दिया था, 300 पार भी नहीं कर पाए। अकेली अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो सरकार नहीं बना पा रहे, बहुमत साबित नहीं कर पा रहे हैं। अगर एनडीए के साथ नहीं जाते हैं, नीतीश और जो चंद्रबाबू नायडू अगर टूट जाते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा? और अगर सरकार बनाता है तो इसमें अखिलेश यादव मैन ऑफ द मैच माने जाते हैं इस मैच के, जो 2024 का मैच था। और इसमें चंद्रबाबू नायडू अलग मंत्रालय मांग रहे हैं। बात अगर नीतीश की करें तो नीतीश भी काफ़ी हद तक समर्थन की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मजबूरी व समर्थन दे भी दिया है। तेजस्वी भी अलग हुंकार भर रहे हैं। ये 400 सीटें जो उन्होंने मांगी थी मिली नहीं। यहाँ पे उनको कायदे से देखा जाए जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है ना। कई जगह वोटिंग मशीन स्लो करती, वोट नहीं डालने दिया, कई जगह वोटरों को नहीं निकलने दिया, लाठी डंडे चलाए। अगर इस सब चीज़ों को हम लोग देखें तो ये तो 200 भी नहीं पहुँच रहे थे। इन्होंने जो सरकारी साधन, सरकारी मशीनरी का यूज़ किया, उसके कारण जो बेईमानी की, उसके कारण अभी फर्रुखाबाद का एक मसला आया था कि वो जो प्रत्याशी जीत गया था सपा का, तो वहाँ पे लाइट बंद कर दी गई। इसके बाद हारे हुए प्रत्याशी को जिता करके भाजपा ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया, वहाँ बड़ा बवाल हुआ। तो इन्होंने सरकारी संसाधन का यूज़ किया, इसलिए ये 244-40 तक पहुँच गए, नहीं तो ये तो 200 भी नहीं पहुँच रहे थे। और रही बात, देखिए चंद्रबाबू नायडू जी एक वरिष्ठ नेता हैं और वो तो मोदी जी से भी वरिष्ठ नेता हैं। नीतीश कुमार जी भी जो हैं नरेंद्र मोदी जी से वरिष्ठ नेता हैं। अब इनको निर्णय ये लेना है कि 10 साल शासन करने का मौका मिला, एक तरीके से डिक्टेटरशिप चलाई, स्वयंभू होकर के निर्णय लिए। किसी आप इवन देन भाजपा में तो अंदर ही अंदर कला है कि वो भी नहीं चाह रहे भाजपा के लोग कि मोदी जी दोबारा बने, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार होना अच्छी बात है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप जो है स्वयंभू निर्णय लेकर के एक डिक्टेटरशिप लागू करिए। हाँ, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी अगर इनके साथ नहीं जाते तो स्वाभाविक तौर पर सरकार नहीं बना पाएंगे। हाँ, और चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार जी रहते हैं तो मेरा तो उनसे ये निवेदन है कि ये पूरा दबाव बना करके रखें कि जनता के हित के फैसले लें। भाई मोदी जी ने अभी तक जनता के हित के लिए कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिससे आम समाज को कुछ बहुत बड़ी राहत मिले। तो मैं तो चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी से यही निवेदन करूँगा कि अगर वो सरकार में जाते भी हैं तो जा करके वो दबाव बना कर रखें, लोगों के राहत के लिए कुछ काम करें, जो इनके गलत निर्णय हैं उसको ख़त्म करें और रोज़गार, व्यापार, नौकरियों की बात करें। स्मृति ईरानी भाजपा का एक बड़ा चेहरा हुआ करती थी। स्मृति ईरानी का हारना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। देखिए स्मृति ईरानी देखिए एक फिल्मी कलाकार हैं। अब जो यहाँ की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, वो थोड़ा सा फिल्मी कलाकारों को देख करके थोड़ा सा एक उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है। तो स्मृति ईरानी जी आए, कंगना रनौत जी, उनको देख करके लोग, तमाम लोग तो उनको देखने के लिए पहुंच जाते हैं कि हाँ चलो देखना है। वही वोट कभी कभी बदल भी आता है। पिछली बार के फैक्टर कुछ और थे, इस बार के फैक्टर सब रोज़गार और बेरोज़गारी के मुद्दे पे पड़े। तो स्मृति ईरानी जी हार गई, कोई बहुत बड़ा वो विषय नहीं ना, उनको तो हारना ही था और मज़े के वोटों से आ रही हैं। विजय जी, क्या लगता है कि बीजेपी की सीटें कम होने का मुख्य कारण क्या रहा? देखिए, इनका सबसे बड़ा मुख्य कारण तो ये रहा है जिस तरीके से इन्होंने राजनीति की है। हालांकि विकास को लेकर तो कोई शक नहीं है, विकास इन्होंने देश में खूब किया है, प्रदेश में खूब किया है। जिस तरीके से इन्होंने राजनीति की, जैसे कि खुलेआम मंच पर तमाम इनके बड़े बड़े सांसद ने आरक्षण हटाने को लेकर बात की थी है, और हिंदू मुस्लिम करने को बात कही थी। तो इसका एक सीधा जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। अगर कोई भी पार्टी यदि हिंदू मुस्लिम करती है तो सबसे पहले देश का जो 20% मुस्लिम है वो एक पार्टी को सपोर्ट करने लगता है।
ठीक उसी तरीके से कुछ दलित समाज के लोग हैं, 10% उससे कट जाते हैं। और साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, उसमें करीबन हम 10% लोग को भी जोड़ रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति से नफरत करते हैं, और वो जाके उस पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं जो कि उसके अगेंस्ट काम कर रही होती है। तो इसका एक फैक्टर साफ तौर से देखा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश एक आपके पास उदाहरण है। और उत्तर प्रदेश में ये हुआ है कि हिंदू मुस्लिम, SC ST और साथ ही संविधान, ये एक बहुत बड़ा कारण उत्तर प्रदेश में, जिसमें अन्य पार्टियों ने इस पे मुद्दा बनाया और वो अपने मुद्दे पे सफल रही हैं। आपने संविधान की बात कही, संविधान बदलने की बात कही जा रही थी, जो अयोध्या एक अहम सीट मानी जा रही थी, क्योंकि फैजाबाद से चुनाव बीजेपी हार गई, राम मंदिर बनवा दिया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो सीट हारना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो जैसे अभी हमने बोला कि बीजेपी के नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही, तो उसी के सांसद जो अयोध्या के, यानी कि फैजाबाद के अयोध्या, उन्हीं सांसद ने एक भरे मन से यही प्रश्न उठाया था कि हमारी सरकार 400 पार बनती है तो मैं संविधान को बदल दूंगा। वहीं से बात उठी। तो दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है, राम मंदिर बना, पूरे देश में खुशी थी, हिंदू हो मुस्लिम 80 सब वर्ग के लोग, मगर वहाँ पर जिन लोगों के मकान तोड़े गए वो लोग खुश नहीं थे, जिन लोगों की ज़मीन अधिग्रहण की गई वो लोग खुश नहीं थे। क्यों नहीं खुश थे? कारण ये रहा कि यहाँ पर जो वहाँ के स्थानीय नेता बड़े बड़े लोग, उन लोगों ने ज़मीनों को ख़रीदा और फिर बड़े बड़े बिल्डरों को, बड़े बड़े लोगों को वो ज़मीन तिगने चौगने दाम में बेची गई। साथ ही कई मकान तोड़े गए, जो लोगों की वहाँ दुकानें थी, उन दुकानों को तोड़ने के बाद उनको मुआवजा दे दिया गया। उनकी मांग थी एक छोटी सी दुकान उनको दो, मगर वो दुकान के इतने रेट थे कि वहाँ के लोग उस दुकानों को नहीं खरीद पाए, बल्कि भारत से लोग आकर उन दुकानों को खरीद के वहाँ अपना व्यापार कर रहे हैं। ज़मीनें जो बेची गई थी, वहाँ पर होटल बड़े बड़े बने हैं, और इस होटल से बड़े जो लोगों ने बनाए, उन्होंने महंगे दामों में वहाँ की ज़मीनें तक खरीदी थी। इसका एक बहुत बड़ा कारण और संदेश पूरे फैजाबाद सीट पर गया, जिसका एक कारण ये भी रहा है कि वहाँ पर इन लोगों को वोट नहीं मिला। हालांकि जिस तरीके से वहाँ SC वर्ग सबसे ज़्यादा माना जाता है और वो सुरक्षित सीट भी मेरे ख्याल से कही जाती है, और तो वहाँ पर पिछले 10 सालों से तो जनता इनको चुन रही थी, मगर ये कारण भी उनके लिए एक बहुत बड़ा उलटफेर साबित हुआ। महंगाई की भी अगर बात करें तो महंगाई भी, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जन आक्रोश फूटा है और युवा वर्ग भी काफ़ी नाराज़ है। महंगाई देखो, इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं थी। विकास को आदमी कह रहा है कि विकास नहीं है, विकास भी कोई मुद्दा नहीं थी, क्योंकि भरपूर विकास हुआ है। महंगाई भी नहीं है। आप अगर 2 रोटी खाओगे तो आपका पेट भरेगा, आप बर्गर खाओगे तो भी पेट भरेगा। ज़रूरत नहीं कि 300 रुपये के बर्गर से खाओ, 2 रोटी भी खा लोगे आपके शरीर को फ़ायदा करेगी। बर्गर वही आपका नुकसान करेगा, वही पिज्ज़ा आपको नुकसान करेगा। तो महंगाई का कोई इशू नहीं रहा इस चुनाव में। अखिलेश यादव का PDA गठबंधन स्वर्णिम जी कहीं ना कहीं कमाल कर गया। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा उन लोगों का। और जैसा कि हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि महंगाई का मुद्दा नहीं था, जी आपको हम बता दें, कानपुर के एक साउथ में एक अस्पताल बनना था यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से भाजपा कार्यालय बनने के 3 साल होने जा रहे हैं, अभी तक अस्पताल नहीं बन पाया है। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पे कानपुर की लचर है, विकास के नाम पे ज़ीरो रहा, रोजगार रहा नहीं। मोदी की हारने की सबसे बड़ी वजह मोदी खुद रहे। आपने देखा होगा, जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों में मोदी जी हर जगह कहते थे मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन इस बार जनता ने जो जनादेश दिया है, उसके बाद मोदी जी का भी भाषण आपने सुना होगा, NDA की सरकार, अब मोदी NDA की सरकार पे आ गए हैं, जहां आप एक तरफ देख रहे हैं नीतीश कुमार जी उनके साथ हैं, जहां एक तरफ चंद्रबाबू नायडू जी हैं। आप जानते हैं दोनों कितने बड़े पलटू राम हैं। मोदी जी को अभी भी नहीं गारंटी कि उनकी सरकार बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर क्या करिश्मा दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते हैं। तो क्या 24 का ये जो कहीं ना कहीं मैच हुआ है, इसके मैन ऑफ द मैच अखिलेश यादव को माना जाता है? बिल्कुल अखिलेश यादव को माना जाता है। देखिए, कहा जाता है प्रधानमंत्री जो बनता है हिंदुस्तान का, उसका रास्ता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। जो अखिलेश यादव ने करिश्माई यहाँ कर दिखाया है राहुल गांधी के साथ मिलकर, ये वाकई काबिले तारीफ है। और हाँ, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इसमें सबसे बड़ा श्रेय दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, अहम मंत्रालय मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं स्पीकर का पद भी मांग रहे हैं, गृह मंत्रालय भी मांग लिया है। क्या लगता है कि इनकी मांगें पूरी हो पाएंगी या फिर ये टूट करके इंडिया अलायंस के साथ चले जाएंगे? बिल्कुल, मोदी जी को अपना सपना पूरा करना है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। मोदी जी को कुछ भी करना पड़े, बंदर बाट की राजनीति करनी पड़े तो वो भी करेंगे। जानते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ये उन्हीं का नारा है। 400 पार का नारा भी मोदी है मुमकिन भी दिया था, लेकिन 300 पार भी नहीं कर पाए। राहुल गांधी जो लाल किताब लेके चल रहे थे, वो क्या लगता है आपको क्या थी? संविधान बचाने की किताब थी ना। तो 400 पारा क्या 500 पार का पारा दे देते, पाकिस्तान से सीट ला के दे देते, क्या कर लेते? ये कुछ नहीं कर पाते।
अब देखिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से राजनीति करी है उस हिसाब से दो लड़कों ने एक बड़े बुजुर्ग को हराया है। अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं इसको लेकर कहा था कि हम अग्निवीर योजना बंद कर देंगे और इसे बदल देंगे। तो सरकार आएगी तो निश्चित राहुल गांधी और अपने वादों को जरूर पूरा करेंगे। जैसे मोदी की गारंटी है वैसे कांग्रेस की भी गारंटियां हैं, कुछ ना कुछ पूरी जरूर करेंगे, तभी नहीं तो अगली बार उनको भी सरकार नकार देगी अगर बनती है तो सरकार। क्या माना जाए, युवा कहीं ना कहीं इनसे नाराज था और युवा ने इंडिया अलायंस को वोट किया? युवा बिल्कुल नाराज था इनसे, रोजगार को लेके, महंगाई के मुद्दे को लेके, तभी उसने इंडिया गठबंधन का साथ दिया है। और राम मंदिर इस बार बड़ा मुद्दा नहीं था, इस बार बड़ा मुद्दा था रोजगार का, बड़ा मुद्दा था महंगाई का, बड़ा मुद्दा था शिक्षा का, बड़ा मुद्दा था स्वास्थ्य व्यवस्था का। तो ये थे हमारे साथ स्वर्णिम सतीश चतुर्वेदी। हमारे पत्रकार साथियों से हमने बात की और जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार जब से सीटें घटी हैं, चूंकि राम मंदिर एक अहम मुद्दा था और राम मंदिर के मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं वोट घटा है और अयोध्या की सीट जो उनकी अहम सीट मानी जा रही थी वो भी हार गए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा की सरकार कही जाती थी वो एनडीए की सरकार कही जा रही है और नीतीश हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, ये कहीं ना कहीं पलट सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया अलायंस इसमें सरकार बनाती है या फिर एनडीए की गठबंधन की सरकार आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषभ के साथ प्रांजल मिश्रा, पंजाब केसरी टीवी, कानपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।